सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड फिर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ा है एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे नदर्न कंगारू लिजर्ड के ऊपर, नदर्न कंगारू लिजर्ड, उसके बाद स्नो लिपर्ड, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मास गैप, वाटर ड्रॉप्स फॉर्मेशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, कांगला फोर्ट, ईरान वर्सेस पाकिस्तान और टिग्रे रीजन। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे ये साइंस और एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, दिस इज़ अगेन कल्चरल पार्ट। ये साइंस का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कल्चर का टॉपिक है, IR का टॉपिक है और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट वाइज जो डिवीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आज के कंटेक्स्ट में जिस तरीके से पेपर्स बन रहे हैं उसमें जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से स्टैटिक टॉपिक्स बहुत सारे डिराइव होते हैं। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि हम वन लाइनर चीज़ें कवर कर रहे हैं, मतलब जो स्टैटिक एंगल है उसको आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से कवर करना है और वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही होता है। प्रीलिम्स की कट ऑफ जो लो हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ और प्लस इवन ट्रेडिशनल जो एरियाज़ हैं उसमें जो सोर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपका फॉर्म किए जा रहे हैं डिफरेंट जो आपकी जैसे न्यूज़पेपर में कोई चीज़ें कोई कंसेप्ट्स जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं उस वजह से। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके आज के न्यूज़पेपर के अंदर। और ये मेंस का प्रश्न है, व्हाट रोल कल्चरल हेरिटेज कैन प्ले इन लोकल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब इसमें आप एक दो एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं कि किसी रीजन में अगर मान लो कोई कल्चरल हेरिटेज साइट है वो उस रीजन के लोकल डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर सकती है। 10 नंबर में सोच के लिखना, विद एग्जांपल लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अब आप आंसर मुझे पोस्ट कर सकते हो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगेन डिटेल्ड कोर्स ऑन जो करंट अफेयर्स है वो आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 25-26 आगे की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन 24 की तैयारी कर रहे हो तो इसको मिस भी नहीं करना है। अभी 20% ऑफ का आज लास्ट डे है, लास्ट डे है। इसके बाद आपका जो है 10% हो जाएगा। तो मतलब कल से जो आपका ये ऑफर है 10% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इट विल बी 10% ऑफ। तो ये जो 2 इयर्स कवरेज है सारे सब्जेक्ट्स के कवरेज रहेंगे, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से टॉपिक्स हैं जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स से हैं वो सब कुछ कवर किया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन विजिट saurabpandeyupsc.com एंड web.saurabpandeyupsc.com के अंदर आप इसकी जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। अच्छा, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंगारू लिजर्ड स्पीसीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट के अंदर। सो ये जो वेस्टर्न घाट का इलाका है यहाँ पे मतलब एक नई स्पीसीज़ है, न्यू स्पीसीज़ ऑफ टाइनी लिजर्ड्स वो देखने को मिली है और इसका नाम नदर्न कंगारू लिजर्ड रखा गया है। ये अगस्त्य गामा एज ये नाम आपका रखा गया है जो कि एगामे जाय फैमिली से बिलोंग करती है। एंड ये जैसे इसका स्नाउट है वो लगभग 4.3 सेंटीमीटर का है, पैर थोड़ा सा ये छोटे हैं कंपेरेटिवली है। तो ये एक नई स्पीसीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ पे जैसे स्पीसीज़ इन न्यूज़ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं हमेशा से, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये स्पीसीज़ सेकंड है जो कि इस जीनस से बिलोंग करती है। जैसे मान लो आप स्पीसीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे जैसे स्पीसीज़ और जीनस ऐसा डिवीज़न किया गया है। और प्रीवियसली एक जो इसकी जो स्पीसीज़ थी पहले वाली वो इस तमिलनाडु के शिवागिरी जो हिल्स हैं वहाँ पे रिपोर्ट आपकी गई है। एंड ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के अंदर प्रेजेंट आपकी रहती है, जो कि जैसे मान लो यहाँ भी अगर आप इसकी इमेज देखोगे ना तो नीचे बैठी हुई है और ये पत्तियाँ हैं इसके ऊपर बैठी। तो ऐसे ही जो पत्तियों के ऊपर ये जो लिजर्ड है आपकी रहती है और जो इंसेक्ट्स और इन सबको जो अलग अलग इंसेक्ट्स एंड ऑल है उसको ये कंज्यूम करती है। दिस वैरायटी ऑफ कंगारू लिजर्ड रन फास्ट एंड हाइड्स विद इन अ ड्राई लीव्स। जैसे अगर मान लो कोई इस पर हमला करता है, जैसे कई स्नेक्स होते हैं जो कि इन लिजर्ड्स को खाते हैं, सो उनसे बचने के लिए ये तेज़ भाग भी सकती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये लीव्स में छुप जाती है, तो देखना भी इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल आपका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्वे इंडियाज स्नो लिपर्ड काउंट पुट एट 718। तो ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज स्नो लिपर्ड है और स्नो लिपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो दैट इज़ अराउंड 718। सो इंडिया में लगभग जो स्नो लिपर्ड की पॉपुलेशन दैट इज़ अराउंड
18, इसका जो एस्टिमेशन किया गया है कि 718, और इसमें हाईएस्ट नंबर की जो पॉपुलेशन लद्दाख में है, देन उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो देखो सारे जितने भी पहाड़ी इलाके नदन पार्ट में हैं वहाँ पे ही स्नो लिपर्ड आपका पाया जाता है। स्नो लिपर्ड मतलब बर्फ़ पड़ रही, और नीचे जाओगे, मान लो आप पेनिनसुलर इंडिया, नीचे वेस्टर्न घाट इनके पहाड़ों में जाओगे तो ऐसे मतलब इतना कोई यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है। सो स्नो लिपर्ड इज़ नोन टू बी इल्यूसिव कैट, मेनली जो माउंटेनस टेरेन्स में ये आपका पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। दूसरा ये भी है कि जो स्नो लिपर्ड के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर देखा जाए तो एक तो आप ये याद रखना कि IUCN लिस्ट में ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, एंड काफ़ी सारे जो इलाके हैं यहाँ पे पाई जाती है, जैसे 12 देश ऐसे हैं जो कि जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों में ये पाई जाती है जो स्नो लिपर्ड की बात करें। एंड जहाँ पे ख़ास तौर से जैसे जो माउंटेनस इलाके हैं वहाँ पे कुछ ऐसी जो इसके प्रे के रूप में है, मतलब जिनको ये खाता है, स्नो लिपर्ड की बात करें तो ब्लू शिप है, अर्गाली वाइल्ड शिप है, आइबेक्स है, मरमॉट्स हैं, पिकास हैं एंड हैरस हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मतलब ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जिन पर निर्भर, जैसे डियर जो है उनको हम उन पर अटैक करके जो टाइगर है या लायन है वो अपना जो पेट भरते हैं। इसी तरीके से ये जो है माउंटेनस रीजन में पाई जाती हैं और इन्हीं पर निर्भर पूरे तरीके से स्नो लिपर्ड आपका रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो फीचर्स भी है कि जैसे मान लो हिंड लैग्स गिव द स्नो लिपर्ड एबिलिटी टू लिव 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। अब खुद आप सोचो कि ये जितना लंबा है उससे 6 गुना ऊपर छलांग लगा सकता है। आपने कई बार ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि ये लोग गिरते रहते हैं, नीचे गिरते, इनको कुछ होता ही नहीं है। मतलब इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी या जो बोन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपका रहता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठा फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, 5am सीरीज़ आज नहीं हो पाई है, बहुत रेयर हुआ है कि आज हम नहीं कर पाए हैं, कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है जिस वजह से सेशन नहीं हो पाया, बट हिंदू सेशन आपका हो रहा है। तो कल मैं दोबारा से इसको 5am सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग MCQs कर रहे हैं, प्लस मैं स्पीसीज़ के वीडियोस भी आपको कवर कर रहा हूँ। तो अभी आई थिंक आप हमारे लास्ट 70 डेज़ में ये पहला ऐसा इंस्टेंस है जिसमें 5am सीरीज़ का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा है जिस वजह से नहीं हो पाया, बट हिंदू हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट इज़ देयर। और ये चीज़ें आप लोग कवर करते जाओ, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाओ। एटलीस्ट सेशन को सुनो, PDF में आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर आप प्रीलिम्स में ज़्यादा आपको प्रेशर आ रहा है तो आप PDF से रीड कर लो। PDF को एक फॉर्मेट करके 1-2 दिन के अंदर में अच्छे तरीके से जो है saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट पे भी डाल दिया जाता है, तो उसमें से भी आप रीड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लेकिन ये सेशंस इंपॉर्टेंट बहुत बहुत होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे एक टर्म हम लोग देखेंगे, दैट इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जो आपके अलग अलग फोर्ट्स लोकेटेड है डिफरेंट रीजन के अंदर। सो इंडिया ने नॉमिनेट किया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स हैं, और लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजिक मिलिट्री पावर्स है मराठा रूल की अगर हम बात करें तो जैसे ये बहुत ऐसी जगहों पे बनाए गए हैं जो कि एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस शो करते हैं। ऐसी जगहों पे इन फोर्ट्स को आपका बनाया गया और इन्हें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो इन्हें कहा गया कि 24-25 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इंक्लूड किया जाए, तो इंडिया ने भी इनको नॉमिनेट आपका किया है। इसमें 12 फोर्ट्स हैं जो कि नॉमिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। सालहेर का, शिवनेरी, लोहागढ़ में, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर, और जिंजीन इन तमिलनाडु। तो थोड़ा स्पेसिफिकली आप देखोगे, बाकी सारे तो महाराष्ट्र के अंदर है, बट एक ये जिंजी करके है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है वो डेवलप बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी, एंड ये एक प्रकार से शो भी करता है कि किस तरीके से जो मिलिट्री सिस्टम है उसको समझते हुए जो मराठा किंगडम है वो आपका वर्क करता था। सो कई सारे ऐसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ये फोर्ट्स आपके बनाए गए हैं, ध्यान में रखते हुए, जैसे वाटर है तो उसको अलग तरीके से वाटर के अराउंड या पहाड़ों के बीच में अगर बनाया गया है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो भी आसपास का टोपोग्राफी है। फॉर एग्जांपल सह्याद्री माउंटेन्स है, कोंकण कोस्ट है, डेक्कन प्लेटू है, ईस्टर्न घाट रीजन है, इन डिफरेंट फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनको ध्यान में रखते हुए इन फोर्ट्स को बनाया गया है। और मराठा किंगडम को बहुत अधिक स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी आपका
प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट रीजन के अंदर आपके प्रेजेंट हैं एंड इट ऑल्सो फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज। अगर मान लो यूनेस्को में अगर ये इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे मान लो सांची स्तूपा है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कंसिडर किया जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया भी था तो मैंने कुछ वीडियोस भी डाले थे, शॉर्ट्स में देखना, बहुत वेल मैनेज्ड है, इतना अच्छा मैनेज्ड है वो। ऑल दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सांची स्तूपा, जो कि भोपाल से अगर मतलब 50-60 किलोमीटर के दूरी पे ही आपका वो लोकेटेड, और अल्टीमेट है। मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, अच्छा एक्सपीरियंस भी वहाँ पे रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज्ड है। तो अगर ये फोर्ट्स को भी, अगर हम सपोज करो कि इस फोर्ट्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाता है, तो इनका मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से हो पाएगा, टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है। और टूरिज्म एक तरीके से उस रीजन के लोकल डेवलपमेंट में बहुत रोल है। जैसे सांची स्तूपा का अराउंड भी मैंने देखा कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है वो जो स्तूपा है। तो ऑल दो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ एक इकोनॉमिक अच्छा रिसोर्स बना है वहाँ पे, जो लोकल लेवल है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं साइंस का जो पेज स्पेशल आता है। अच्छा, अगर आप लोग फिजिकल पेपर देखते होंगे तो फिजिकल पेपर में हो सकता है 1-2 पेज कोई ना मिले आपको, बट ये ई पेपर है, ई पेपर जो कि वेबसाइट के अंदर आता है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपका रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है साइंस से रिलेटेड, और ये सब जैसे अभी जो हम डिस्कस करेंगे, और पहले भी कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें प्रीलिम्स का अच्छा खासा प्रश्न जैसे पिछली बार 2023 में भी था। तो यहाँ पे ये साइंस टेक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मास गैप, पल्सर, मैग्नेटार, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, इनके बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए सो यू कैन फाइंड हियर कि जब हम स्टार की इवोल्यूशन की बात करें, तो जैसे मान लो नेबुला है, नेबुला मतलब आप मानो कि ये डस्ट है, और इसी से जो स्टार्स हैं फर्दर आपके बनेंगे। तो ये मेन सीक्वेंस रेड जायंट, प्लेनेटरी नेबुला और वाइट डॉर्फ बनता है। और मान लो ये हाई मास स्टार बनता है तो ये रेड सुपर जायंट बनता है, फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मान लो हाई मास स्टार हो, न्यूट्रॉन स्टार एंड में बनता है, और वेरी हाई मास स्टार है वो ब्लैक होल बनता है। तो ब्लैक होल सब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर स्टार का मास है तो वो ब्लैक होल बनता है, और हाई है तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और ज़्यादा नहीं मास उसका है तो उसकी जो अंत है वो वाइट डॉर्फ के रूप में होता है। तो ये इवोल्यूशनरी, जैसे इंसानों का बच्चा होना, मतलब बच्चा और फिर बड़े होते होते बुढ़ापा आता है, उसी तरीके से स्टार्स का इवोल्यूशन है। तो अगर मास उसका कम है तो वाइट डॉर्फ बनेगा, ज़्यादा उसका मास है तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और बहुत ज़्यादा उसका मास है तो ब्लैक होल बनता है। तो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। अब इसमें 2 टर्म और भी है। न्यूट्रॉन स्टार ही मैग्नेटार के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन स्टार जैसे अभी हमने देखा है, तो इसमें हॉट न्यूबॉर्न स्टार्स जो है चर्न्स एंड मिक्स, उसके बाद जैसे यहाँ पे हीट जनरेट आपकी होती है, और तेज़ी से ये आप कह सकते हैं कि रिवॉल्व करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है। तो ऐसे न्यूट्रॉन स्टार जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इन्हें मैग्नेटार बोलते हैं। तो ये प्रश्न आई थिंक 2023 के प्रीलिम्स में है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे क्वासर है, तो ये ब्लैक होल है जिसमें ऐसे पावरफुल जेट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उन्हें हम क्वासर बोलते हैं। अगर मान लो यही ऐसे क्वासर्स जो आपके लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्टली पॉइंट अर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए, और ये पार्टिकल्स ऐसे रिलीज आपके होते हैं, तो इन्हें हम ब्लेजर बोलते हैं। और जो न्यूट्रॉन स्टार रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, जो बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं न्यूट्रॉन स्टार, और वो फिर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, या सॉरी जो रेडियो वेव्स है उसको रिलीज करते हैं, तो उनको हम पल्सर बोलते हैं। तो यू हैव क्वासर, यू हैव ब्लेजर एंड यू हैव पल्सर। तो स्टार क्लस्टर अभी जो स्टडी हुई है, जो स्टार क्लस्टर NGC 1851 दैट स्पॉट किया गया है, एंड यहाँ पे कई सारे ऐसे, मतलब ये जो स्टार क्लस्टर का मतलब हो गया कि कई सारे स्टार्स जो एक साथ आपके प्रेजेंट है। तो इसमें आपके मिली सेकेंड पल्सर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है, जिसमें रेडियो वेव्स आपकी रिलीज होती हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रॉन स्टार इसका मास भी काफ़ी हाई होता है। एंड दिस मैसिव ऑब्जेक्ट, द मैसिव ऑब्जेक्ट इज़ डार्क। डार्क होने का मतलब ये हो जाता है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत सारी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, रेडियो टू ऑप्टिकल, एक्सरे या गामा रे बैंड है, तो उस पर उसको विजिबल वो आपका नहीं रहेगा। तो डार्क मैटर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही होता है कि यूनिवर्स का मैक्सिमम पार्ट डार्क पार्ट है, और डार्क पार्ट होने की वजह से उसको ऐसा, क्योंकि देखो किसी चीज़ को अगर आपको देखना है तो उससे कोई ना कोई
जो विजिबल लाइट है या कुछ जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कोई ना कोई उससे रिलीज होना चाहिए, रेडिएट होना चाहिए, जिसको कोई टेलीस्कोप या हम लोग रियलाइज कर सकते हैं या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इसमें ना ही रेडियो से लेकर ऑप्टिकल्स, एक्सरे, गामा रे बैंड, किसी का भी फ्रीक्वेंसी जो लाइट है अगर देखा जाए तो वो विजिबल नहीं रहती है। इसलिए ज़्यादातर ये जो ऑब्जेक्ट, मैसी ऑब्जेक्ट्स आपके डार्क देखने को मिलता है। सो एज अ रिज़ल्ट इस बहुत पढ़ना, मतलब इनके ऊपर जो स्टडी करना भी बहुत आपका आसान नहीं रहता। तो यहाँ पे मिली सेकेंड पल्सर्स कम आउट टू आवर एड। जैसे मान लो कि पूरे तरीके से डार्क है, बट सडनली कुछ जो रेडियो वेव्स के पल्सेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, जो पल्सर्स हैं। पल्सर जैसे मैंने आपको कहा वो भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है, और क्योंकि वो एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है और उससे बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार जिससे रेडियो वेव्स आपकी रिलीज होते हैं, तो बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए ये रेडियो वेव्स रिलीज होते हैं, तो इन्हीं से ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। और ये बहुत ही कम समय के लिए, मिली सेकेंड्स तो बहुत ही कम होता है, तो ये जो रेडियो पल्सेस रिलीज होती हैं इनको ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके बेसिस में जो भी जानकारी है उसके बारे में पता चल जाता है कि जो पल्सर जो मोशन में है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो आपका ख़ास तौर से जो मान लो स्टार है उसकी कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, आसपास के बारे में जानकारियाँ आपके मिल जाती हैं। सो NGC 1851 ई सिस्टम है, ये भी क्लस्टर ऑफ स्टार्स ही है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम एज मच एज आवर सन। तो ये सन से मतलब 4 गुना है। एंड यहाँ पे डार्क कंपेनियन वॉज लाइक द पल्सर, द कॉम्पैक्ट मच डेंसर देन द नॉर्मल स्टार। तो यहाँ पे ये देखो NGC 1851 ये एक प्रकार की स्टार है जो कि सन से 4 गुना है, और इसके साथ एक और स्टार है मतलब जो कि पल्सर फॉर्मेट में, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है जो कि रेडियो वेव्स को एमिट आपका करता है। तो ज़्यादातर जो मैसिव न्यूट्रॉन स्टार है जो कि 2 सोलर मासेस मतलब सन से 2 गुना है, ऐसे जो मैसिव जो स्टार्स हैं जो जिनका अगर आप वेट देखोगे दैट इज अराउंड 2 सोलर मासेस। एंड सो इफ दिस वेयर अ डबल न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम देन इट वुड हैव टू कंटेन 2 ऑफ द हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार एवर फाउंड। तो यहाँ पे 2 मैसिव न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि 2 सोलर मासेस के बराबर हैं। सो यहाँ पे क्या है, यू हैव अ डबल न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम। अगर डबल न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम एक जगह एक साथ डबल न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम है तो उसका जो मास होगा दैट इज़ वेरी वेरी हाई। सो ये कंसिडर किया जाएगा कि अगर मान लो 2 ऐसे बड़े न्यूट्रॉन स्टार, एक तरफ ये दूसरा ये है और ये साथ में प्रेजेंट है, तो इट विल बी अ हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार्स जो है कंसिडर किए जाएंगे। सो यहाँ पे कहा गया कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आइंस्टीन की जनरल रिलेटिव थ्योरी है, वी कुड मॉडल द सिस्टम इन डिटेल फाइंडिंग दैट द मास ऑफ द कंपेनियन टू लाई बिटवीन 2.09 टू 2.7 टाइम द मास ऑफ द सन। तो कंपेनियन शब्द का मतलब जैसे मान लो एक स्टार है और उसके साथ एक और है तो वो उसका कंपेनियन होगा। अब उसका भी मास मान लो इट इज़ अराउंड 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो ये जो कंपेनियन मास की अगर हम बात करें, जो कंपेनियन मास अगर होगा दैट फॉल विद इन द ब्लैक होल मास गैप that lies between the heaviest possible neutron star and the lightest black hole जो कि फॉर्म आपका होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या की गई है कि जैसे सपोज करो कि एक स्टार है और उसके साथ दूसरा स्टार। अब इसका जो मास है जिसे हम कंपेनियन जो है आप कह सकते हैं, इसका कंपेनियन कह सकते हैं, इसका मास जो कैसे लाई करेगा, तो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रॉन स्टार। तो यहाँ पे, और ये भी एक न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो इसका मास है दैट मास विल बी बिटवीन, जैसे एक ब्लैक होल जिसका सबसे ज़्यादा मास हो, लाइटेस्ट ब्लैक होल एंड हैवीएस्ट ब्लैक होल, तो दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच में जैसे एक होगा बहुत हैवीएस्ट ब्लैक होल और लाइटेस्ट ब्लैक होल, इनके मास के बीच में ही कंपेनियन जो आपके ये स्टार्स हैं इनका मास होगा। तो ये हैवीएस्ट और लाइटेस्ट ब्लैक होल के बीच का जो मास है उसे ही मास गैप बोलेंगे। विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज mass gap. So a boundary between neutron star and black hole there is always a possibility that some new yet unknown objects might exist. तो मतलब जो ब्लैक होल है हैवीएस्ट और लाइटेस्ट दोनों के बीच में आपका वी कैन से कि जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट में बी प्रेजेंट, जो ऑब्जेक्ट है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकता है जो हैवीएस्ट ब्लैक होल है और ये जो लाइटेस्ट ब्लैक होल है उनके बीच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वी कैन से कि इन दोनों के बीच में जो ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा कहा गया। मतलब मास गैप में, जो मास गैप शब्द हम हैवीएस्ट और लाइटेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, तो जो मास गैप वी कैन से जो मास गैप है, इस मास गैप के अंदर भी कई प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट देखते हैं हाउ वेपर्स बिकम वाटर। हाउ वेपर बिकम वाटर, ये ज्योग्राफी का एक अच्छा टॉपिक आपके लिए बनता है कि किस तरीके से जो वेपर है वो वाटर आपके बनते हैं। अब इसमें देखो, एक तो ये टर्म है जिसे कहा जाता है शीटिंग रेन। शीटिंग रेन का मतलब हो गया कि जैसे जैसे मान लो कि मॉइस्चर प्रेजेंट है और बहुत तेज़ी से हवा आपकी चल रही है, और उस वजह से जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स की अगर जो है बात की जाए, जैसे मान लो ये है ना, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक प्रकार से फॉल करें और बारिश का रूप ले लें, तो उसे हम शीटिंग जो रेन शब्द इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हवाएं तेज़ी से चलती हैं, दिस विंड ब्लोन ड्रॉप्स कैन बी फोर्स टुगेदर, सो इसे हम शीटिंग रेन शब्द इस्तेमाल करते हैं। शीट रेन या शीटिंग रेन शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरा एक हमें जो समझना है दैट इज़ देयर, तो इस पे एक चीज़ हमें क्या जानना है, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मतलब आसमान में अगर हम देखें तो वाटर वेपर बेसिकली क्या है, ये जो ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर बेसिकली क्या है, इट्स व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटर वेपर, ये एक प्रकार का गैस है। वाटर वेपर बेसिकली क्या है, इट्स अ गैस। तो ये जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्चर अलग अलग इस तरीके से बहुत ही अलग अलग फ्रेगमेंटेड वे में प्रेजेंट होता है। सडनली कोई भी जैसे जो ड्रॉपलेट्स होंगी, जैसे मान लो ये ड्रॉपलेट्स हैं, कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम शब्द यूज़ करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो आके अटैच हो जाता है इस टाइप से, जो मॉइस्चर है वो आपका अटैच हो जाता है इस टाइप से। तो जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर अटैच हो जाता है, फिर जैसे जैसे मॉइस्चर ऐड ऑन हो जाता है, इसका वेट थोड़ा इंक्रीज होगा, तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये फॉल करता है, तो और वो मतलब बारिश का रूप ले लेता है। सो ये जनरल टेंडेंसी है कि बादल बनते हैं और फिर बारिश आपकी होती है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ आपने एनसीईआरटी और इन सब में भी पढ़ा होगा, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको रीड कर लेना। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे UPSC.com जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी आपको सारा द हिंदू का कंपाइलेशन, पुराने महीनों के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की मैगजीन और सारा कंटेंट आपको जो भी है वो आप लोग जाकर देख लेना। हिंदू के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, मेंस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जो है, उसके अलावा ऐसे के जो क्वेश्चंस कंपाइलेशन, उसको डाउनलोड करके अपना फटाफट अपना प्रैक्टिस करते रहना। तो ये सब चीज़ें आप लोग गो थ्रू हो जाना, मतलब वो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर फ्रीली अवेलेबल है। एटलीस्ट उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो कि उस कंटेंट को जिन्होंने एक्सेस नहीं किया। और जो करंट अफेयर्स का जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 10 तारीख से जो शुरू हो रहा है, आज उसका 20% वाले ऑफर का लास्ट डे है। और 5M सीरीज़ आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, मतलब 70-80 दिन हम लोगों ने जो सेशन किया उसमें पहला दिन है ऐसा, बट कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। कुछ इमरजेंसी की वजह से आज सेशन आपका नहीं हो पाया, बट हिंदू का सेशन आपका जैसे चल रहा है वैसा ही है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। यहाँ पे एक गैलेक्सी है जिसका नाम स्पायरल गैलेक्सी NGC 1512 नाम है। तो ये आपको याद रखना कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्या है तो ये एक स्पायरल गैलेक्सी जैसे NGC 1512 रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये एक गैलेक्सी है जो कि 30 मिलियन लाइट ईयर्स है अर्थ से अगर देखा जाए, और इसकी इमेज जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई है। तो ये पब्लिश हुई है, तो हमको थोड़ा सा जानना है इसके बारे में, वी नीड टू नो अबाउट इट। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से। उसके बाद इसमें प्राइमरी मिरर है लाइक 6.5 मीटर का। इसमें जो यूज़ की, क्योंकि ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड होता है, मतलब जो इंफ्रारेड है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें जिस फ्रिक्वेंसी का ये इस्तेमाल कर रहा है वो इंफ्रारेड है। तो इसमें बेसिकली इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड लाइट को एक्सप्लोर करता है इंफ्रारेड। तो इस पर बेस्ड जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे हम इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लगभग नई गैलेक्सी के बारे में जानना, न्यू गैलेक्सी के बारे में जानना, और ये सब इसका ऑब्जेक्टिव भी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस टेलीस्कोप को रिप्लेस आपका किया। तो इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि आई थिंक 2022 के मेंस में या 23 के मेंस में इस पर प्रश्न पूछा हुआ है। डायरेक्ट हबल टेलीस्कोप और इन सब के अंतर पूछा है, जेम्स वेब और उनके बारे में डिफरेंस समझा। तो ये फीचर्स आपको याद रखने चाहिए, और मैंने एग्ज़ाम से पहले भी उस चीज़ को बता दिया था कि इसमें बिल्कुल प्रश्न ऐसे आपके लिए फ्रेम होते हैं। तो ये जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया था, इसका 10 साल लाइफ टाइम है। मिरर साइज 6.5 है, मास जो कैरी कर सकता है दैट इज 6200 किलोमीटर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है। हबल टेलीस्कोप 1990 में 32 ईयर्स इसकी लाइफ टाइम है,
और मिरर साइज 2.5 और मीटर है, 12,200 किलोमीटर का मास है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का है। तो ये बहुत एडवांस अगर देखा जाए जेम्स वेब टेलीस्कोप है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं डार्क मैसेज टू दिल्ली फ्रॉम कांगला पोर्ट। ये एक टॉपिक, अब इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की है मणिपुर के कंटेक्स्ट में, तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं। बट मुझे जो अभी लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो कांगला फोर्ट के बारे में थोड़ा बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो कांगड़ा फोर्ट तो आपने पढ़ा भी होगा, कांगड़ा फोर्ट, बट कांगला याद रखो। कांगला कांगला फोर्ट बेसिकली क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, मणिपुर के अंदर लोकेटेड है, इम्फाल रिवर के पास आपका लोकेटेड, मतलब बीच में लोकेटेड है, और यहाँ से रिवर फ्लो आपकी करती है। एंड जो मैतीज़ हैं उनसे ये आपके रिलेटेड है, लाइक जो मैतीज़ रूरल्स हैं मणिपुर के, तो उनसे ये आपका रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना। कांगला एंशियंट कैपिटल प्री मॉडर्न, जो आज का मणिपुर है उसका कैपिटल के रूप में भी आपका था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं पुलिंग श्रीलंका आउट ऑफ द एबिस। ये एडिटोरियल का टॉपिक है। यहाँ पे हमारे लिए ये वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो श्रीलंका के कंटेक्स्ट में इस पर कंटेंट मेंशन्ड है कंटिन्यूस बेसिस में देखा जाए, तो हमारे लिए जो कंटेंट हमारे लिए काम का है वो ये वाला कंटेंट है। मतलब श्रीलंका के जो हैं ये पर्सन, उन्होंने वहाँ के सिचुएशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। बट हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स बनाना है हमें, वो ये वाला कंटेंट बनाना है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप ये आप मेंशन कर सकते हैं, इंडिया श्रीलंका, और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को लगभग 5 to 6% की ग्रोथ की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए, जैसे मान लो जो भी उधारी लिया है या है ना, उसको सब चीज़ें मीट करने के लिए 5 to 6% ग्रोथ उसको ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे वनरेबिलिटी वो फेस भी कर रही है। अब जैसे मान लो एक छोटी सी चीज़ है कि जैसे टूरिज़्म पे श्रीलंका की इकोनॉमी निर्भर करती है। टूरिस्ट अगर नहीं आते हैं वहाँ पे, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ऐसी हो जाए कि टूरिस्ट नहीं आए, तो इससे फिर कहीं ना कहीं उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। चाइना का भी काफ़ी अधिक आपका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपटीशन भी चल रहा है, दैट इज़ बिटवीन वी कैन से यूएस और चाइना के बीच का कंपटीशन भी है। और एक यूएस और चाइना के बीच का जो ट्रेड वॉर भी एक स्थिति आपकी बनी हुई है, ये भी एक है। तो अब जैसे जैसे श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी चाइना ने उस पर लीज के माध्यम से उसको कैप्चर कर रखा है, डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के माध्यम से। और यूएस भी अपने इन्फ्लुएंस को, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन ओशन रीजन में बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है श्रीलंका, और चाइना ने अपना अच्छा खासा प्रेजेंस बना रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये जो चाइना और यूएस और इंडिया की भी बात करें, इंडिया भी काफ़ी सपोर्ट करता है। इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें बैलेंस जो है श्रीलंका को करनी पड़ेगी। फिर आपका डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि काफ़ी सारी उधारी जो है वो श्रीलंका ने चाइना से भी आपकी ले रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो की जाए, जो बाहर से उधारी ले रखी है, और इस डेप्ट को मीट करने के लिए जो डेवलपमेंट है वो कैसे लेकर आया जाए। आप इसके बारे में रीड कर लेना। पेरिस क्लब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट इसको आप लोग रीड कर लेना अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो भी उधारी ली है, जैसे IMF से ली है या चाइना से ली है, तो ये क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट श्रीलंका का चाइना के साथ भी है, IMF से उधारी ली है, तो ये सब उसके लिए बड़ा चैलेंज बनता है कि किस तरीके से हम उस उधारी को मीट कर सकें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है, ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान एंड ईरान काम आफ्टर द स्ट्रॉम। अब देखो जो भी टेंशन चल रहा है श्रीलंका और ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उसके कंटेक्स्ट में ये है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम लोग को आइडिया भी बन जाएगा। तो देखो ये IR का टॉपिक है। 16 जनवरी को जो स्ट्राइक हुई थी इन इराक एंड सीरिया, ईरान ने पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस को टारगेट किया था, जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई थी। 17 जनवरी को देखा जाए तो इसको एक प्रकार से कंडेम किया गया था। 18 जनवरी को उसने टारगेट किया पाकिस्तान ने इंडिविजुअल और टेररिस्ट ग्रुप ईरान के जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे। एंड उसका 19 जनवरी को नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल उसकी मीटिंग भी की गई, और फिर जो भी मतलब बातचीत है उसको करने की किया गया कि रीजनल में रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लेकर आया जाए। एंड दोनों ही इस्लामिक देश हैं, तो कैसे ब्रदरहुड मेंटेन करके रखा जाए। 22 जनवरी को जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा आपके रखे गए। 26 जनवरी को जो एम्बेसडर्स हैं वो फिर अपने रेस्पेक्टिव देश में रीच करके और चीज़ें डिस्कस उन्होंने की है। और फर्दर 28 जो जनवरी है उसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दे हैव अराइव्ड इन इस्लामाबाद, और उसके माध्यम से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए और फिर जो भी आर्थिक लेवल और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि
ईरान वो शिया डोमिनेटेड देश है, जैसे इस्लाम के अंदर दो मेजर सेक्ट आ जाते हैं, शिया सुन्नी। तो ये जो ईरान है वो शियास को रिप्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान में सुन्नी पॉपुलेशन भी काफ़ी है और बड़े लीडर्स भी वो सुन्नी जो है उसको सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से उनके बीच में हमेशा से कन्फ्लिक्ट बना रहा है। तो तेहरान जो है फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान 1979 में, जो ईरानियन रिवोल्यूशन था तो उसमें उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। ईरान का जो रिवोल्यूशन 1979 का था और मोहम्मद जियाउल हक है ड्यूरिंग 1980s, तो इससे जो एक, क्योंकि देखो शिया सुन्नी का डिवीज़न है, ईरान शिया है तो ये जो है बाकी सुन्नी है पाकिस्तान के इधर, तो वो एक सेक्टोरियल डिवीज़न देखने को मिला है। ऑल दो जो मुस्लिम ब्रदरहुड मेंटेन करने की बात की गई है, भाईचारा बना के आपका रखा जाए। फिर ईरान पाकिस्तान को ये मानता था कि ये अमेरिका के पूरे इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसा उसका मानना था कि, और ईरान और यूएस के बीच में इतना रिश्ता आपका नहीं रहा है। तो पाकिस्तान और ईरान हमेशा से अलग सेक्ट में रहे। जैसे अभी रिसेंट ईयर में ही सिर्फ देखने को मिला है जहाँ पे जैसे चाइना के क्लोज रहा पाकिस्तान भी, और ईरान तो है ही चाइना के क्लोज में, लेकिन जनरली ऐसे होता था कि ईरान अलग और पाकिस्तान जो है ये यूएस की तरफ काफ़ी अधिक आपका प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड देश है, तो वो सुन्नीस को रिप्रेजेंट करता है और ईरान शिया को करता है। सो जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरेबिया से अपने आप को ज़्यादा अलाइन करता है इन कंपैरिजन टू द ईरान। तो ये सब जो डिफरेंसेस है, सेक्टोरियल डिवीजन्स हैं, ये भी इनके रिश्ते में थोड़ा सा बिटरनेस जो है वो लेकर आते हैं। अफगानिस्तान और तालिबान दोनों कंट्रीज यहाँ पे भी दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान का अलग ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान का जो ईरान है उसका अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं टिग्रे रीजन। ये याद रखना मैपिंग के कंटेक्स्ट में शायद पूछा भी गया था अभी 22 से 23 के प्रीलिम्स के अंदर। तो ये टिग्रे रीजन इथोपिया के यहाँ पे ये लोकेटेड है, मैपिंग का ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ इस वाटर बॉडी 1 और 2 करके टाइप करना कि ये 3 जगहों के आप नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना कि कौन कौन सी वाटर बॉडी मैंने मैपिंग में आपको करा रखा है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मेंस का देख लो। व्हाट रोल कल्चरल हेरिटेज कैन प्ले इन लोकल डेवलपमेंट। आप अपने आंसर सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे जरूर से पोस्ट करें। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये डिटेल्ड कोर्स करंट अफेयर है, इसमें 20% ऑफ का लास्ट डे है, और इसमें मैं 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इन सारे सब्जेक्ट्स के कवर करूँगा। 10 तारीख से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि 2024 की तैयारी कर रहा है। अभी आप लोग को मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना, ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है मैंने बता रखा है कि वो पूरा जो बैच है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो अभी आपको नहीं करना है। मैं आपके कई लोग के मुझे मेरे मैसेज आए थे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग मत करो, क्योंकि ऑलरेडी वो बैच बन चुका है। अब उतना टारगेट आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं वो अपना करते रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर से इससे जुड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी अधिक प्रश्न जो है इस एरिया से आते हैं, और कैसे प्रश्न आते हैं उस पर मैं कुछ वीडियोज़ में आपको बता भी दूंगा। और क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है वहाँ से जो स्टैटिक टॉपिक डिराइव होते हैं उनसे काफ़ी प्रश्न आपके आते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप। आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट विजिट करें, वहाँ भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा, सौरभ पांडे UPSC। तो यहाँ पे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।